हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन जेवियर्स ऑनलाइन। देखिए, आज क्लास 10th का फिजिक्स का लाइट का जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसका पार्ट 2 मैं लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइट का बेसिक चीज़ पढ़ा था कि लाइट क्या होता है, रेज क्या होते हैं, बीम्स क्या होते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस, कन्वर्जिंग लाइन, डाइवर्जिंग लाइन, ये सब क्या होता है। आज उस आगे की चर्चा करेंगे, मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो टर्म होते हैं, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आराम से देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाने वाला है और पूरा डिटेल से लेके चलेंगे, इसलिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थॉट से, दैट इज बाय इम्प्रूविंग योर ऑन लाइफ यू बिगिन टू इम्प्रूव द वर्ल्ड। यानी आप अगर दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप में चेंज लाना शुरू कर दीजिए। वैसे हम सोचते हैं कि वो बदलेगा, वो नहीं काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है, लेकिन सबसे पहले अपना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, दुनिया आप धीरे धीरे करके चेंज होना शुरू हो जाएगी। ओके, ये आपका था कोर्स ऑफ द डे। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है कनकेव, ठीक है, एक होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसका मैं हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका था कि स्फेरिकल मिरर का मतलब होगा कि द मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर, ठीक है, which is a part of a sphere and which design is कर्व, ठीक है। ये आपका स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन है। तो स्फेरिकल मिरर जो है दो टाइप के होते हैं। जैसे जो ही कर्व होंगे, ठीक है, तो कर्व में फर्स्ट होते हैं कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब होगा कि जहाँ पे इनर सरफेस जो है ये शाइनी रहता है और आउटर सरफेस जो है ये पॉलिश्ड होता है, ये आपका कॉनकेव मिरर कहलाता है। इसको हम लोग कन्वर्जिंग भी बोला जाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्जिंग, ठीक है, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और ये कन्वेक्स को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इसका ये जो इनर सरफेस जो होता है ये थोड़ा सा क्या होता है, बल्जी होता है थोड़ा सा, ठीक है, ये बाहर की तरफ थोड़ा सा उभरा रहता है और बाहर की तरफ ही पॉलिश रहता है। इसमें जो शाइनी सरफेस होता है इनर वाला होता है, यानी लाइट रेज जो है वो आपका इस डायरेक्शन में आपका ट्रेवल करेगा, लाइट रेज जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा रेज, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। और हमको बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का, इसमें लाइट जो है ना आपको इस डायरेक्शन में ऐसे यहाँ से ट्रेवल करेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर अंदर का जो सरफेस है ये तो पॉलिश्ड है, ठीक है, और ये बाहर का जो है यही आपका क्या है, ये शाइनी है, तो बाहर में इस ढंग से ये ट्रेवल करेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। इसको ध्यान से देखिएगा कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो जो है आपका इनर साइड शाइनी होता है और जो कॉन्वेक्स होते हैं मिरर उनके आउटर साइड जो है ये शाइनी होते हैं, ठीक है। ये था आपका डेफिनेशन। अब द मिरर विच इज कर्व इन शेप एंड इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होता है ना, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ये देखिए यहाँ पे। अब मैंने बताया था कि ये जो मिरर हैं ये किसी भी स्फेयर के पार्ट होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा ये फर्स्ट मिरर है, ठीक है, इसमें ये जो है ना ये पॉलिश्ड आउटसाइड है, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। आपका ये जो है ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है यही स्फेयर है, यानी ओरिजिनल स्फेयर है। इसी का इतना पार्ट हटा दिया गया और ये पार्ट जो है वो रख लिया गया, इसी को बाहर से पॉलिश कर दिया गया ताकि ये मिरर बन जाए, ठीक है। और इस केसेस में देखते हैं कि इनर साइड पॉलिश है, तो इतना ये जो डॉट डॉट पार्ट देख रहे हैं इसको हटा दिया गया, इनर साइड पॉलिश कर दिया गया है, बाहर साइड जो है वो शाइनी रखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज फर्स्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि देखिए ये जो मिरर जिस हॉलो स्फेयर से बना होता है उसका जो सेंटर है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्फेयर होगा तो उसका तो सेंटर होगा ही, क्योंकि कोई भी जो आपका सर्किल हो चाहे स्फेयर हो उसका एक सेंटर होता है। तो ये ओरिजिनल जो आपका सर्किल है उसका जो ये सेंटर होगा यही इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये जो कर्व है इसका सेंटर पार्ट कहलाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल सी से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये आपका दोनों मिरर के लिए सेम होता है, ये आपका दोनों मिरर के लिए सेम होता है,
ठीक है, ये आपका यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी और कॉनकेव मिरर के लिए भी। ये आपका ये जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स के केसेस में, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका कॉनकेव के सेंस में, फर्स्ट चीज। दूसरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप देखिए ये जो आपका मिरर है, इसका पहले हम लोग पोल समझ लें। ये जो मिरर है, ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये इसका एपर्चर कहलाएगा। तो इसका जो मिडिल पार्ट होगा, सेंटर पार्ट होगा, ये इसका पोल कहलाएगा। ठीक है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये इसका क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। ठीक है, यानी जो मिरर है उसका सेंटर पार्ट, ये जो मिरर है उसका सेंटर पार्ट जो है ये आपका पोल कहलाएगा। और सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको हम लोग आर से बोलते हैं। यही आपका सेम इसमें भी होता है, कॉन्वेक्स के केस में भी। कॉन्वेक्स के केस में भी ये जो आपका मिरर है इसका जो सेंटर पार्ट है ये इसका पोल कहलाएगा। और पोल से यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका कैपिटल आर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका कैपिटल आर कहलाएगा, जो कि यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वो लाइन इमेजिनरी जो कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस से पास होते हुए गुजर जाती है। यानी अगर कोई भी लाइन खींचे जो दोनों को मिला ले, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी मिलाए और पोल को भी एक साथ मिला देती है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यही केसेस आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होता है। यानी वो लाइन जो कि आपका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को मिला दे वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, यानी प्रधान अक्ष, मुख्य। ठीक है, ये बात हो गया। ठीक है, यानी ये जो आपका डायमीटर होता है, ठीक है, वही यहाँ पे आ जाता है। यानी अगर आप हॉलो लेंगे तो वह डायमीटर जो है ये होगा, तो ये आपको डायमीटर यहीं तक फिक्स रहेगा, लेकिन लाइन जो है इसको हम दोनों बगल जो है किसी भी डिस्टेंस तक खींच सकते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको याद रख लेंगे। आपका ये जो दिया गया है ये आपका नोट्स के लिए दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टर्म जो है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स को हम लेके आते हैं। दैट इज फर्स्ट होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि देखिए, नॉर्मल का क्या मतलब होता है कि जैसे आपका मिरर हो गया, मान लीजिए ये मिरर हो गया, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका पोल हो गया, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पे एफ होता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको हम लोग किसी भी पॉइंट पे मिला देते हैं, यही इसका नॉर्मल कहलाएगा। ये जो है आपका किसी भी पॉइंट पर मिला देते हैं, यही इसका क्या कहलाएगा? नॉर्मल होगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, मिरर के किसी भी पॉइंट को जो मिलाता है वो आपका क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। इसको ये जो लाइन है ना यही हमारा नॉर्मल कहलाएगा, ये लाइन। ठीक है, इसको यहाँ पे एन से सूचित कर दीजिए, ये नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद होता है लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर का क्या मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन, अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रेट लाइन हम खींच दें, तो ये जो एक डायमीटर बनेगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका जो लेंथ होगा, यही इसका लीनियर अपर्चर कहलाएगा। ये जो है ना, ये मान लीजिए इस मिरर का नाम हमने एम रखा, यहाँ पे हम एम डैश रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एम डैश के जो डिस्टेंस होगा यही इसका लीनियर अपर्चर कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? लीनियर अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मान लीजिए द एंगल प्रिंसिपल। अब देखिए सेंटर, अब यहाँ से इस एम से इस पॉइंट पे कुछ तो एंगल बनेगा। ये जो एंगल मान लीजिए यहाँ से ये एंगल कुछ बनेगा ना, ये एंगल जो बनेगा, ठीक है, यही इसका क्या कहलाएगा? यही इसका कहलाएगा एंगुलर, यही इसका क्या कहलाएगा? एंगुलर आपका अपर्चर। यहाँ से मान लीजिए ये मिला दिया, यहाँ से इसको हमने मिला दिया, तो ये जो है ना ये आपका एंगुलर अपर्चर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एंगुलर अपर्चर। ठीक है, एक हो गया लीनियर अपर्चर, दूसरा हो गया एंगुलर अपर्चर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये लीनियर नहीं होगा, ये आपका होगा एंगुलर। इसको ध्यान रखेंगे, ANGULAR, ये होगा एंगुलर अपर्चर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, लीनियर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर, अपर्चर को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जितना भी मिरर के हम लोग पढ़ेंगे वो स्मॉल अपर्चर, जितना भी स्मॉल अपर्चर होगा ना, वी विल स्टडी, ठीक है, वी विल स्टडी हेयर, वी विल स्टडी रिलेटेड टू
रिलेटेड टू अपर्चर मिरर, रिलेटेड टू मिरर ऑफ, है ना, स्मॉल अपर्चर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जितना पढ़ेंगे वो स्मॉल अपर्चर का केसेस पढ़ेंगे, जितना भी छोटा अपर्चर। तो बिग अपर्चर में क्या होता है कि वो एक डिफेक्ट हो जाता है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्यों नहीं उसका यूज किया जाता है जनरली के केसेस में। तो यहाँ पे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ना, ये हम लोग स्मॉल अपर्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि कितना भी जो भी हम होगा यहाँ पे अपर्चर जो है ना, वो जितना भी स्मॉल रखा जाता है वो आपका उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर में एक और पॉइंट होता है, दैट इज आपका फोकस। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने बताया था कि ये जो लाइनिंग होता है ये आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, दैट इज, ठीक है, यहाँ पे आपका पी कहलाएगा, यहाँ पे आपका, अब देखिए ये आपका पी कहलाएगा। ठीक है, इधर आपका कहीं पर भी मान लीजिए इस पॉइंट पे सी आ जाएगा। ठीक है, इस केसेस में भी आपका एफ आ जाएगा, ये पी आ जाएगा, इधर कहीं पर भी सी आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे कहीं पे सी आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे कहीं सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका मिरर है, इसका ये साइड आपका क्या है, पॉलिश्ड है। तो कोई भी जो रे है, मान लीजिए इन्फिनिटिव से रे आया और यहाँ से इससे टकराया, और इस पे जो पोल है इसके सबसे नज़दीक के किसी भाग पे क्या होता है कि ये कन्वर्ज होता है। कन्वर्ज होने का मतलब एक साथ मिल जाता है। तो यही जिस पॉइंट पे ये सारे रेज जो है वो जो भी इन्फिनिटिव से आने वाली पैरेलल रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमने बताया था पैरेलल रेज क्या होता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रेज है ये क्या होता है कि मान लीजिए मिरर से टकराया, और मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया, इधर से ये इनकमिंग रेज है, ये इनकमिंग रेज है, ये इनकमिंग इंसिडेंट रेज इसको बोलते हैं। इंसिडेंट रे इधर से आया, यहाँ से टकराया, और टकराने के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट पे मिल गया। तो यही आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस, या प्रिंसिपल, या सिंपली इसको हम लोग फोकस भी बोलते हैं, या तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, या इसको हम लोग फोकस बोलेंगे, और इसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। अब देखिए कन्वेक्स मिरर के केसेस में क्या होगा, यहाँ से जो पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएगा, यहाँ से जाने के बाद यहाँ तक गया, और यहाँ से जाने के बाद इस डायरेक्शन में क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया तो वैसे तो आगे जा कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको क्या किया जाता है, तो बैकवर्ड मूव करवाया जाता है। बैकवर्ड मूव करवाने के बाद, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे मीट कर जाता है। ठीक है, ये आपका फोकस कहलाएगा। यही जो है यहाँ पे गए, है ना, यहाँ पे ऐसे गए, ऐसे गए, ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद वो ऐसे चला गया, इसको बैकवर्ड मूव करवाए तो इस पॉइंट पे मीट करवाए, तो ये क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो ये जो है ना, देखिए ये पोल से बहुत ही नज़दीक रहता है, ये से ध्यान रखिए। ये चूँकि हम जो लोग जितना भी अभी पढ़ेंगे ये आपका स्मॉल अपर्चर का केस करेंगे। अपर्चर का मतलब जितना, मान लो अगर इतना पढ़ना है, अगर इतना से ही काम चल जाएगा तो इतना, इससे भी छोटा इतना से काम चल जाए, इससे भी छोटा इतना से काम चल जाए, इससे भी छोटा इतना। ठीक है, तो हम लोग जितना स्मॉल अपर्चर का से हमारा काम चल जाएगा उतना स्मॉल अपर्चर का हम लोग मिरर का यूज करते हैं। तो स्मॉल अपर्चर के केसेस में ये जो प्रिंसिपल फोकस ये पोल होता है, इसी के नज़दीक आपका ये प्रिंसिपल फोकस होता है, यानी सबसे नज़दीक का भाग होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका फोकल लेंथ कहलाता है, ये आपका फोकल लेंथ कहलाता है। इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आपका फोकल लेंथ कहलाएगा। प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच का डिस्टेंस आपका फोकल कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, ये तो था प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। आप देखिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ और, जैसे रेज आया तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये साइड पॉलिश्ड है, यहाँ से आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ये सी है, ये आपका पी है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो है ना, मान लीजिए ये पैरेलल लाइन है,
तो एक प्रिंसिपल फोकस के जो नज़दीक का जो रेज होता है, इनकमिंग रेज होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पैराक्सियल रेज, यानी यहाँ पे ए और डी, ये आपको पैराक्सियल रेज कहलाता है, यानी एक्सल के बहुत ही नज़दीक। चूँकि हमने बताया था ये प्रिंसिपल फोकस जो है ना, ये पोल की बहुत ही नज़दीक होता है, ठीक है। तो नज़दीक तब होगा या जितना तब होगा, ठीक है, ये आपका उसके नज़दीक होगा तब जब आपका एपर्चर जो है ना बहुत ही स्मॉल हो। इस केसेस में भी आपका क्या हो, ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो इसका जो एपर्चर है बहुत ही स्मॉल हो, तब वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस जो है वो पोल के बहुत ही नज़दीक होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे नज़दीक से गुजरने वाली जो रे होती है वो आपका पैराक्सियल रेज कहलाती है, ठीक है। और दूर से, यानी जो आपका मान लीजिए मिरर है, इसके जो एपर्चर है, एक्सट्रीम एपर्चर, ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट के नज़दीक से गुजरने वाले रेज जो है वो मार्जिनल रेज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम और एम डैश हमने लिया, तो इस पॉइंट से गुजर रहा है, ये आपका है ना मिरर है, इसका इसके नज़दीक से गुजर रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मार्जिनल रेज कहलाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ समझ में आ गया, यानी आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक से गुजरने वाली जो रेज है वो आपका पैरेक्सियल रेज कहलाएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे दूर, यानी आपका एक्सट्रीम पॉइंट के नज़दीक से, मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट के नज़दीक से गुजरने वाली जो रेज जो है वो आपका क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाएगा, मार्जिनल रेज कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक से, यानी जो पैरेक्सियल रेज होता है उससे, यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको हमने मिलाया, ये आपका नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। ये आपका रेज आ गया, ये आपका रेज आ गया, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका रेज, इससे जो है ना ये इनकमिंग रेज, इसको हम लोग आई बोलेंगे, और यही इक्वल जो है ये भी होता है, दैट इज आर होता है। ये जो एंगल होता है ना ये आपका स्मॉल एंगल बनता है। अब देखिए क्या होगा, जब भी ये आपका, जब आप आपका लॉज पढ़े थे, रिफ्लेक्शन लॉज, उसमें हमने बताया था कि इंसिडेंट रेज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड इन दिस केस, ठीक है, आपका इंसिडेंट रेज, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, यानी यहाँ पे ये आई जो होगा यही आर के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा कि ये जो है, देखिए ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका इनकमिंग रेज है, ये आपका फोकस मिल गया, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज, और ये जो है वो आपका क्या है, इंसिडेंट रेज, तो ये आपका आई, ये आई आर इक्वल होगा, ये जो है सेंटर से मिरर के किसी भी पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है आपका नॉर्मल कहलाएगा, ये आपका नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। तो जो पैराक्सियल रेज होता है उसका जो एंगल होता है वो स्मॉल एंगल होता है, और जो मार्जिनल रेज होता है उसका जो एंगल होता है, यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है ये आपका लार्ज बन रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी ये जो है ये आपका आई होगा, ये आर होगा, यानी या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं थीटा वन, ये इसको थीटा टू, ठीक है। ये देखिए ये आपका थीटा वन, ये आपका थीटा टू, थीटा वन इजकल टू थीटा टू। तो जो मार्जिनल रेज होता है उसका जो मिरर के साथ जो एंगल बनता है वो आपका लार्ज बनता है, जबकि आपका पैराक्सियल रेज होता है, इसका जो मिरर के साथ एंगल बनता है वो आपका स्मॉल एंगल बनता है, ठीक है। तो ये था आपका पैराक्सियल रेज, आपका मार्जिनल रेज। उसके बाद अब देखिए, अब जब मान लीजिए अपर्चर जो है आपका अगर लार्ज हो, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि इस साइड से क्या है, पॉलिश्ड है, ओके, ये आपका पॉलिश्ड है। तो अगर मान लीजिए ये जो अपर्चर है ये लार्ज हो, तो इस केसेस में क्या होता है कि ये जो यहाँ से जो मान लीजिए इंसिडेंट रेज तो आया, लेकिन ये फोकस पे डायरेक्ट नहीं गुजरती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए ये जो है ना ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पी, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यानी यहाँ पे पोल है, तो ये फोकस पे नहीं गुजरते, ये कहीं कहीं पे आपका रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहीं कहीं पे गुजरते, जैसे ये आपका रिफ्लेक्शन हुआ वो इस पॉइंट पे आ गया, ये जो रिफ्लेक्शन है वो देखिए आपका इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ जो रिफ्लेक्शन है वो इस पॉइंट पे आ गया। तो लार्ज जो अगर मिरर होता है उसका केसेस में ये आपका कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, यानी वो फोकस पे, डायरेक्ट फोकस पे वो जो है ना आपका नहीं कन्वर्ज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन, और ये डिफेक्ट होता है, इट इज़ ए डिफेक्ट, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि इमेज जो होता है ना वो ब्लर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका कॉनकेव मिरर के केसेस में अगर लार्ज एपर्चर हो, लार्ज एपर्चर का यूज इसीलिए नहीं किया जाता है
कि क्या होता है कि लार्ज एपर्चर के केसेस में ये जो इनकम इन ये जो आपका इन्फिनिटिव से आने वाली रेज है आपका मिरर से टकराने के बाद फोकस पे डायरेक्ट कन्वर्ज नहीं होती, ये किसी किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। इसी कारण जितना भी है आपका मिरर जो है वो स्मॉल एपर्चर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, ये पैरेक्सिल एंड मार्जिनल रेज था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। कैसे इमेज क्या होता है ये पढ़ चुके हैं हमने। ठीक है, यानी दो रेज जो है जिस पॉइंट पे मीट करता है वहाँ पे आपको क्या बनाता है, वो ऑप्टिकल इमेज बनाता है। तो अब ये जो पॉइंट है ना इसको याद रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग रे डायग्राम के द्वारा दिखलाएंगे। सबसे पहले ये जो है ना टॉपिक, ये आपका कॉनकेव मिरर के केसेस में इसको याद रख लेंगे तो फिर आगे जो टॉपिक होगा यहाँ इसका रे डायग्राम जब बनाएंगे तो उसको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको इसमें देखिए आपका कनकेव मिरर के केसेस में 6 केसेस होते हैं टोटल, ये ध्यान रखिए। क्रिकेट का जो मैच होता है उसमें भी कितना आपका बॉल का एक ओवर होता है, 6 बॉल का एक ओवर होता है। तो बस वहाँ से ध्यान रखिए कि 6 बॉल है 6 केसेस हो गया, सिंपल बात। उसके बाद पहला जो होता है जो आपका ये आपका यहाँ पे देखिए ये आपका पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, यानी हम लोग ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट पे रखते हैं उसके कारण इसका इमेज जो है, मान लीजिए ये मिरर है, समझ लीजिए धीरे से, ये मान लीजिए मिरर है, ये आपका पोल है। ठीक है, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये होगा फोकस। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि फोकल लेंथ का जो होता है वो R/2 होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको अभी प्रूफ आपको नहीं करना है इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर होगा तो किसी वीडियो में मैं इसका प्रूफ बता दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए कि ये फोकल लेंथ जो होता है, ये फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए अब मिरर पे आते हैं। मान लीजिए ये हमारा मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका क्या है, फोकस है। ठीक है, आप देखिए एक एक चीज़। अब मान लीजिए हम लोग इमेज को जो है वो ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, इस पर भी रख सकते हैं, इस पर भी रख सकते हैं, और पोल पर भी रख सकते हैं, पोल और एफ के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वही केसेस है जब हम ऑब्जेक्ट को मान लीजिए अभी इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इन्फिनेटिव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फिनेटिव से स्टार्ट करते हैं। इन्फिनेटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, एक होता है इफ इफ बट तो जनरली यूज करते ही हम लोग इफ से, याद रखिए। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटिव पे हो तो इमेज जो है आपका फोकस पे बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज जो है वो इन्फिनिटिव पर बनेगा। देखिए पहला केसेस आपका इन्फिनिटिव पे है ऑब्जेक्ट, इसका जो है ना आपका पोजीशन ऑफ इमेज जो है, देखिए फोकस, इसको हम लोग बोलते हैं एफ। ठीक है, अब देखिए पचमा केसेस यहाँ पे जब हमारा एट फोकस पे होता है, एट इन्फिनिटिव होता है, तो एक तो आपका दो केसेस तो यहीं से याद हो जाएगा कि इफ 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 याद रखिए। ठीक है, इफ से याद रखिए कि दो केसेस तो यही हो जाएगी, यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे हो तो इमेज जो है फोकस पे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज जो है वो इन्फिनिटिव पे बनेगा। ठीक है, इतना तो हो ही गया। चलिए इससे आपका कितना केसेस हो गया, दो केसेस तो वैसे ही हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं सी का। सी का एक तो ये होता है गेम होता है, शायद आपके ध्यान में रखिएगा, COC, यानी आपका जब ये आपका क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो क्या होता है, अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो आपका सी पे ही बनता है, यानी COC हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। COC यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसका अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। चलिए 2 हो गया, 1 हो गया, 3। ठीक है, उसके बाद एक और ध्यान रखिए CF, CCF, सी पे रहेगा तो CCF से याद रखिए। ठीक है, एक चीज और देखिए, यानी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी रहेगा, ठीक है, तो ये इसका इमेज जो है वो आपका C एंड F के बीच में बनेगा। ठीक है, बियॉन्ड सी का मतलब कि ये C है ना, इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो इसका इमेज जो है यहाँ पे कहीं बनेगा, दैट इज बिटवीन C एंड F।
ठीक है। और इसी का उल्टा, यानी अगर हम लोग बिटवीन सी एफ एफ रहते हैं तो इसका इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा। बस एक ये हो गया, यानी 3 और कितना हो गया यहाँ पे 2 + 1 हो गया +2, ठीक है। यानी एक हो गया सी सी एफ, एक याद रखिए सी सी एफ, सी सी एफ, सी सी एफ, ठीक है। इसको मान लीजिए हम लोग यहाँ से लिख देते हैं सी सी एफ। एक इफ हो गया, एक सी हो गया सी ओ सी, एक हो गया सी सी एफ, ठीक है। सी सी एफ, यानी अगर बियॉन्ड सी रहेगा तो इसका जो इमेज है वो आपका सी एन एफ के बीच में बनेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है सी एन एफ के बीच में है तो इमेज जो है वो सी पे बनेगा। तो 2 1 3 2 5, और एक होता है आपका लास्ट केसेस। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए ये हमको जानते थे कि अगर इस पे पड़ेगा तो यहाँ की आ जाता है, ठीक है, ये पता था ना। तो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर P और F के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहे तो इसका इमेज जो है वो क्या होता है कि इसके बाहर कहीं पे बनता है, यहाँ पे कहीं पे बनेगा। यानी 5 केसेस जो होता है उसमें आपका इमेज जो है मिरर के सामने बनता है, ठीक है। और हर एक केसेस में नेचर जो होगा वो रियल इन इन्वर्टेड होगा। यहाँ पे देखिए रियल इन इन्वर्टेड, यहाँ पे देखिए रियल इन इन्वर्टेड, ठीक है। देखिए यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। 5 केसेस जो होता है, यानी सब जो है वो अब मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका इमेज का जो नेचर होगा वो आपका क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। एक ही केसेस होता है जब पी एंड एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहे तो इसका इमेज जो है आपका कहाँ भी बनता है, दैट इज बाहर बनता है। और इस केसेस में आपका छठा बोल्ट होता है 6 लास्ट पॉइंट पे, उसमें जो है ना वो वर्चुअल एनग्राफ्ट होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। मैच खेलते गए 5 में तो सेम मान लीजिए 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया, अब मार दिया 6 सर, ठीक है। 6 बॉल का पूरा हिसाब, यानी इस केसेस में आपका इमेज जो है इसके बाउंड्री लाइन के बाहर बन गया, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन था 5 केसेस में, यहाँ पे बाउंड्री लाइन के अंदर ही था, यहाँ पे बेचारा पकड़ा जाता था। एक ही केसेस है जो कि बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया है, 6 ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो अब देखिए ये तो हो गया, अब इसको एक एक करके फिर से थोड़ा सा इलोबरेट कर देते हैं। एक और इसमें क्या क्या केसेस होता है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये आपका मिरर है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे P होगा, ठीक है, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे F होगा। तो पहला केस देखिए इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। यहाँ पे सेकेंड केसेस में बियॉन्ड सी, यानी ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो ये जब थोड़ा सा आगे बढ़ा ना तो ये भी इससे थोड़ा सा इधर आगे बढ़ेगा, यानी एफ और सी के बीच में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। बियॉन्ड जब ही सी होगा तो सी एन एफ के बीच में बनेगा। तीसरा केसेस देखिए, जब ये मान लीजिए सी पे पहुंचा तो ये भी मान लीजिए बढ़ करके सी पे पहुंच गया, यानी एक दूसरे का दुश्मनी है भाई, तुम आगे जाएगा तो हम भी आगे जाएंगे, तुम, ठीक है। ये चीज यहाँ पे है, यानी यहाँ पे सी पे गया तो सी एन एफ के बीच में हो गया, ठीक है। अभी देखिए, अब सी पे गया तो कहाँ पे बन गया, सी पे है तो ये भी सी पे पहुंच गया, ये सी पे गया तो ये भी सी पे पहुंच गया। अभी ये सी एन एफ के बीच में गया, तो सी एन एफ के बीच में गया तो ये भी आगे बढ़ेगा, तो ये बियॉन्ड सी बना जाएगा। ये देखिए आपका क्या होगा, बियॉन्ड सी हो गया। पचमा, ये जब और आगे बढ़ेगा, नहीं हम और आगे जाएंगे, एफ पे जाएंगे, तो एफ पे गए तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी तो था ही, हम इससे और आगे चले जाएंगे, चलो भाई ठीक है, इन्फिनिटी पे पहुंच गए, ठीक है। तो वहां पे पहुंचेगा, हम इन्फिनिटी पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये है बात। और पांचवा, जब एफ से भी आगे गया, इधर गया, तो अब इन्फिनिटिव से आगे कहाँ जाएगा, तो चलो भाई इधर पहुंच जाएंगे, बाउंड्री लाइन के बाहर, यानी आउटर वर्ल्ड में पहुंच गए, चलिए यहाँ पे पहुंच गए। तो ये चीज ध्यान रखिए, यानी एक जो है वो ऐसे जाता है तो यानी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जाएगा तो इमेज भी ऐसे जाएगा, ये ऐसे तो ये ऐसे, एक दूसरे का अपोजिट, यानी वो पीछे घिसकेगा तो ये भी पीछे घिसकेगा, वो आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। तो इसको, ये था आपका इमेज फॉर्मेशन, ये पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद जब हम रे डायग्राम पढ़ेंगे ना तो उसको समझना जो है वो आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रे डायग्राम है, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इतना को याद रखिए, समझिए, ठीक है। एंड क्या होता है आपका
नेक्स्ट क्लासेस में इसका रे डायग्राम पढ़ेंगे कि कैसे इसका रे डायग्राम होता है, और फिर कॉन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर के केसेस में सिर्फ 2 ही केसेस होता है बस, उसको बहुत ज़्यादा आपका टफ नहीं है। आपका कॉन्केव मिरर के केसेस में ही 6 केसेस होता है, कन्वेक्स मिरर के केसेस में ओनली 2 केसेस होता है, तो बहुत ही हम लोग इजी समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखें होंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, एंड याद कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय।